हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही नियर बाय हैं जिसमें कि आप लोग जानते हैं आपके ओ लेवल का जो नाइलेट के थ्रू डिज़ाइन किया गया है उसका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पेपर आएंगे। तो उसमें आपके मोस्टली एमसीक्यूज ही रहेंगे, प्रैक्टिकल बाद में होगा। तो आज जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं वो रहेगी हमारी आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आई होप आप लोगों के एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग अपनी स्टडी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इन एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज की वीडियो, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स इन कैल्क स्प्रेडशीट। आप जानते हैं हमारा जो ओ लेवल का सिलेबस है इसमें लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं हमारे सेल के, जो हमारा कैल्क होता है उसकी स्प्रेडशीट में। हम जानते हैं लिब्रे ऑफिस में हमारा जो सिलेबस में है वो वर्ड से रिलेटेड राइटर है, कैलकुलेशन से रिलेटेड हमारा कैल्क है, और साथ ही पावर पॉइंट से रिलेटेड हमारा इम्प्रेस एक सॉफ्ट एप्लीकेशन है जिस पर कि हम वर्क करते हैं। जो ओ लेवल का सिलेबस है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे इनसे ही रिलेटेड रहेंगे, लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड रहेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है वो यही पूछ रहा है कि कैल्क में सबसे ज़्यादा जो सेल्स होते हैं कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना जरूरी है कि आपको कितने आपके सेल हैं, कितने आपके कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सेल का पूछा जा रहा है, तो आपका जो सेल का आंसर होगा वो रहेगा आपका 1,07,37,41,824। जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा। और भी है इसमें कि टोटल कितनी इसमें रोज है, कॉलम है, और आपके जो कॉलम के नेम है वो कहाँ तक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी हम देख लेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा लिब्रे का जो इंट्रोडक्शन है कि लिब्रे की जो विंडो होती है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मेन्यू बार कहाँ पे है, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मूला बार कहाँ पे है, कॉलम्स हेडर कहाँ पे है, एक्टिव सेल किस तरह से होती है, नेम बॉक्स कहाँ पे आता है, एक्टिव सेल रेफरेंस का एड्रेस हमें यहाँ पे शो होता है, रो हेडर इधर है, शीट टैब इधर है, स्टेटस बार हमें नीचे शो होता है, एंड साथ में साइड बार। तो ये एक आपको लिब्रे ऑफिस का विंडो इंट्रोडक्शन भी इस क्वेश्चन में मिल रहा है, जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस है उसमें कितने तो हमारे कॉलम्स हैं, कितने हमारे रोज हैं, और कितने हमारे सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक बार लिब्रे ऑफिस स्टार्ट करते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर कर लें। लिब्रे ऑफिस हम जब स्टार्ट करते हैं इस तरह का हमें विंडो इंटरफेस मिलता है। राइटर हमारा वर्ड से रिलेटेड कैल्क, इम्प्रेस। कैल्क का हम यूज़ करके देखते हैं कितने हमारे टोटल रोज हैं एंड कॉलम्स हैं, और टोटल हमारे जो सेल है वो कितने मिलते हैं। सेल आप जानते हैं जहाँ पे हमारा रो एंड कॉलम का इंटरकनेक्शन होता है वो हमारा सेल कहलाता है, जैसे कि हमारा सेल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल जो हमारे कॉलम्स है वो कितने हमें शो होते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एरो की का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे लास्ट जो हमारा कॉलम है उसका नेम बता रहा है AMJ। ठीक है, तो हमें क्या बता रहा है यहाँ पे AMJ बता रहा है, जो कि हमारे टोटल कॉलम्स को डिफाइन करवा रहा है। ठीक है, अभी तो हम केवल नेम देख लेते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कि टोटल AMJ तक कितने हमारे कॉलम्स के नंबर होते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कॉलम। अब हम देखते हैं कि रोज कितनी है टोटल। तो कंट्रोल के साथ हम डाउन एरो का यूज़ करेंगे। डाउन एरो का यूज़ करने पर हमें देखो यहाँ पे डिफाइन करवा रहा है 1048576। ठीक है, यानी ये हमें बता रहा है कि टोटल हमारे सामने 10,48,576 576 हमारे पास रोज हमें मिलती है हमारे लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, अब हमने बात करी थी कि टोटल सेल कितने मिलते हैं। ठीक है, एक बार हम टॉप में चल जाते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि टोटल कॉलम्स कितने होते हैं और टोटल रोज कितनी होती है। रोज आपको मैंने बताई 10,48,576 हमारे टोटल रोज थी। कॉलम्स मैंने आपको AMJ नेम तक बताया, नहीं कॉलम का नेम क्या बताया मैंने, AMJ। बट अगर हम देखें तो टोटल AMJ तक हमारे जो नंबर्स हो रहे कॉलम के वो हो रहे हैं हमारे 1024। ठीक है, टोटल हमारे सामने कॉलम्स कितने हैं, ABCDEFGH करते हुए 1024 कॉलम हमें एक्सेल की ये जो कैल्क है इसमें कॉलम्स मिलते हैं। अगर हम इन्हें एंटर करें तो हमारे सामने वही नंबर आता है जो हमने अभी देखा था, 1,07,37,41,824।
37,41,824 यानी इतने हमें सेल मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर रहा होगा कि कितने हमारे रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं और उनसे टोटल सेल कितने हमें मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस है हम टोटल कितनी वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं टोटल, तो हम 10,000 यानी 10,000 तक वर्कशीट एक वर्कबुक में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बेहद सिंपल है, हम 10,000 तक वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं। एक ये भी आता है कि एक सेल में कितने कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है कि किसी पर्टिकुलर सेल में जैसे कैरेक्टर है तो हम कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं। जैसे अभी तो हम देखें तो इसमें कितने कैरेक्टर्स है 4, तो इस तरह हम कितने कैरेक्टर्स इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो नंबर होगा वो होगा 232,767। हम एक सेल में ऑलमोस्ट 32,767 इतने जो कैरेक्टर्स है उन्हें लिख सकते हैं, यानी एक पर्टिकुलर सेल में हम इतने कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टोटल सेल कितने, टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, टोटल रोज कितनी होती है, उनसे टोटल कितने सेल बनते हैं, एक वर्कशीट में, एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं और एक सेल में कितने कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ कवर करते हैं। आते हैं हम हमारे पावर पॉइंट पर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच इज अ मोबाइल सोशल नेटवर्क। ठीक है, इनमें से कौन सा मोबाइल सोशल नेटवर्क के अंडर में आता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या ऑल। यानी आप मोबाइल के थ्रू कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स वे नेटवर्किंग साइट्स होती है जो कि पीपल्स को एक दूसरे से मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। सोशल लाइफ हमारी एक अलग ही यहाँ पे वर्चुअली लाइफ हमारी हो रही होती है। तो इनमें से कौन सा है मोबाइल के थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं पर्सन से। तो यहाँ पे ABC हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। फेसबुक के थ्रू भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और जो भी हमारे ऑप्शन है उनके थ्रू। यानी अब हम थोड़ा सा डिस्कस भी देख लेते हैं इसके बारे में कि मोबाइल सोशल नेटवर्किंग क्या है। मोबाइल सोशल नेटवर्किंग इज अ सोशल नेटवर्किंग वेयर इंडिविजुअल्स विद सिमिलर इंटरेस्ट converse and connect with one another through their mobile phone and or tablet। यानी वही है मोबाइल और टैबलेट के थ्रू कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन किसी भी अपने जैसे सिमिलर पर्सन्स के थ्रू, यानी जिनसे वो दोस्ती करना चाहता है, जिनसे वो बात करना चाहता है, उनसे कन्वर्स कर सकते हैं और उनसे इंटरनेट की सर्विसेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ये सब किसके अंदर में आते हैं, हमारे मोबाइल नेटवर्किंग साइट्स के अंदर आते हैं। मोबाइल सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हमारे कनेक्ट यूज में लिए जाते हैं ताकि पर्सन्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू। नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ई वॉल्ट इज यूज्ड फॉर। ई वॉल्ट किस लिए यूज किया जाता है, चेक के पेमेंट के लिए, कैश पेमेंट के लिए, डिजिटल पेमेंट के लिए या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर C, डिजिटल पेमेंट। यानी अगर हम किसी तरीके का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, किसी एक एप्लीकेशन के थ्रू जो कि आपके मोबाइल के अंदर है, उस वॉलेट के थ्रू आप किसी भी तरह का पेमेंट करना चाहते हैं तो किस कैटेगरी में आता है, हमारे डिजिटल पेमेंट के अंदर में आता है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ डिजिटल पेमेंट के एग्जांपल्स दिख रहे हैं, साथ ही ई वॉल्ट की एक डेफिनेशन, अ डिजिटल वॉलेट ऑल्सो नोन एज एन ई वॉल्ट, ई वॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑनलाइन सर्विस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज वन पार्टी टू मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस विद अनदर पार्टी बैदरिंग डिजिटल करेंसी यूनिट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अगर आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशंस के थ्रू किसी तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में रूप में, तो वो आपके किसी वॉलेट के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। तो वो जो वॉलेट है वो क्या कहला रहा है, आपका ई वॉलेट। जैसे हमारा वॉलेट होता है उसमें हमारे मनी रखते हैं, हम करेंसी रखते हैं, उसी तरह ई इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को रिप्रेजेंट करवा रहा है कि आपको पैसे साथ में नहीं रखने पड़ रहे, आप मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। मेमोरीज के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी, कुछ मेमोरी दी गई है। तो यहाँ पे पूछा है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कैश मेमोरी हमारी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। यानी इसका जो भी डेटा होता है वो हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं हमारे डिवाइस के लिए। कुछ इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं, जैसे कि मेमोरी क्या होती है, इंसान के दिमाग की तरह ही होती है। इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको स्टोर करने के लिए किया जाता है।
डेटा हमारे बाइनरी फॉर्म में होता है 0 और 1 के रूप में, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, यानी जिस तरह ह्यूमन माइंड में हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, मेमोरी स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में भी डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ करते हैं। डेटा हमारा 0-1 के फॉर्म यानी जो हमें बाइनरी डिजिट्स है उसके रूप में स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर मेमोरी के टाइप अगर हम देखते हैं तो हमें 3 टाइप्स के मिलते हैं, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हमारी ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहला रही है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, जैसे कि कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी हमारी मेन मेमोरी की तुलना में काफ़ी तेज है, यानी क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी, सबसे तेज मेमोरी कौन सी, वो होती है हमारी कैश मेमोरी। यह मेन मेमोरी की तुलना में ही बहुत ही कम एक्सेस टाइम कंज्यूम करती है। यानी अगर हम कोई डेटा प्राइमरी मेमोरी से लेना चाहते हैं तो उससे डेटा हमारे सिस्टम तक आने से पहले हमारी कैश मेमोरी वहाँ पे यूज़ में ली जाएगी, और उसकी जो स्पीड रहेगी डेटा को हमारे सिस्टम तक शो करवाने की, वो इससे ज़्यादा रहेगी। इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में भी देखें तो कैश मेमोरी की जो स्पीड रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। यह उन प्रोग्राम्स को स्टोर करती है जिन्हें कम समय के भीतर ही एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, यानी कैश मेमोरी वही डेटा रहता है जो कम समय में हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करती है, यानी कुछ समय के लिए अगर आप कोई डेटा यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए आप कैश मेमोरी के रिकॉर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। यह हमारी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत ही तेज होती है, यानी जैसे हमारी सेकेंडरी मेमोरीज होती है उसकी तुलना में हमारी प्राइमरी मेमोरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है स्पीड, बट कैश मेमोरीज थोड़ी सी इसकी कम होती है। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, इसे मेन मेमोरी या प्राइम मेमोरी भी कहा जाता है, यानी इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेटा स्टोर होता है वर्क करते टाइम वो इस प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। जब कंप्यूटर पावर को स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो इसमें मौजूद डेटा क्या हो जाता है, हमारा इरेज हो जाता है, यानी जब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पावर रहेगा तब तक इसका डेटा हमें शो हो जाएगा, उसके अलावा हमें इसका डेटा शो नहीं होगा। यह कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर किस मेमोरी पर वर्क करता है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। एक कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं कर सकता, यानी कंप्यूटर को रन करने के लिए हमारी प्राइमरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात कर लेते हैं हम हमारी प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारी 2 टाइप की होती है, एक रैम एंड एक रोम। रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। इनके बारे में आप लोगों ने शायद मेरी वीडियोस में देख लिया होगा, इसलिए अब ज़्यादा डिस्कस ना करके हम केवल हमारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होते हैं, इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी उसका डेटा चेंज हो जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा होता है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। एक कंप्यूटर बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी चल सकता है, जैसे प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, बट सेकेंडरी मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम फिर भी चल सकता है। इसे बैकअप मेमोरी भी कहा जा सकता है, इसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, आप बैकअप के रूप में अपना डेटा इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका पेन ड्राइव हुआ, आपका कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है तो फिर भी आपका डेटा पेन ड्राइव में स्टोर हमेशा के लिए रहेगा, तो एक बैकअप आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर कंप्यूटर के पावर को स्विच ऑफ भी कर दे तब भी यह डेटा अपना स्टोर रखते हैं, इसका डेटा लॉस नहीं होता है। यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में बहुत ही धीमे होते हैं, यह सस्ते और महंगे दोनों दामों में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे फास्ट हमारी कैश मेमोरी होती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, फिर हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये सबसे कम स्पीड में हमें डेटा एक्सेस करने की फैसिलिटी मिलती है इसमें। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि ये अलग से एक्सेस की जाती है, पोर्टेबल होती है, इन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं और इनको मूवेबल होती है ये, तो इसलिए हमें इन्हें स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की हो सकती है। आप कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल में भी होती है, जैसे हमारे हार्ड डिस्क होती है वो हमारी इंटरनल सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मानी जाती है, और जो हमारे एक्सटर्नल, जैसे कि मैंने आपको पेन ड्राइव बताया, CD DVD होती है, ये हमारी एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में जानी जाती है। जैसे SDD, SSD, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव मेमोरी एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल है हमारे सेकेंडरी मेमोरी के। यह सब डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इनकी कीमत प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, यानी जो इनकी कॉस्ट होती है वो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में थोड़ी कम होती है। इनकी स्पीड भी कम होती है, बट इसमें जो स्टोरेज क्षमता होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी कैश मेमोरी की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम देखें हमारे रैम की मान लीजिए 500 MB होती है, तो हमें जो पेन ड्राइव मिलती है वो हमें 32 GB तक की भी आराम से मिल सकती है मार्केट में, तो इनमें जो कैपेसिटी होती है स्टोरेज की वो हमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो ये तो था मेमोरी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द कॉलिक्यूल नेम ऑफ पेपल, यानी पेपल का जो बोलचाल का नाम है उसे हम क्या कह सकते हैं, वर्चुअल वॉलेट कह सकते हैं, ऑनलाइन वॉलेट कह सकते हैं, कैश कह सकते हैं, या पेपल
मनी कह सकते हैं। यानी पेपल एक तरीके का हमारा ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसे हम वर्चुअल वॉलेट के रूप में भी जान सकते हैं कि वर्चुअल वॉलेट या कह लें या फिर हम पेपल कह लें, ये हमारा वर्चुअल वॉलेट के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है हमारा, बॉस स्टैंड्स फॉर, यानी बॉस क्या स्टैंड करता है, BOSS किसके लिए रिप्रेजेंट करवाता है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है भारत, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किसके थ्रू बनाया गया है, इंडिया के थ्रू। तो ये इसको सबसे ज़्यादा डिफाइन करवाने वाला है। अगर आप किसी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना जो इंडिया के थ्रू बनाया गया है तो उसके लिए हम BOSS वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ इसकी डिटेल देख लेते हैं, जैसे कि बॉस की, इफ़ वी वांट टू यूज़ एन OS डेवलप्ड इन इंडिया, अगर हम किसी ऐसे OS का यूज़ करना चाहते हैं जो इंडिया में बनाया गया, देन द बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी आर गो टू ऑप्शन। तो हमारा बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऑप्शन के अंदर में रहता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी CDAC चेन्नई के थ्रू क्या गया है, इसको बनाया गया है इन द ईयर 2006 फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज्ड थ्रू आउट द एंटायर नेशन। पूरे वर्ल्ड में अगर पूरे नेशन में अगर हम इसका यूज़ करना चाहते हैं ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर के रूप में, तो हम बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। यह इंडिया के जो CDAC है चेन्नई की, उनके थ्रू डेवलप्ड किया गया है इंडियन पर्सन्स के लिए। ठीक है, जैसा कि इसके आपको पैराग्राफ में दिख रहा है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसको आपको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको किसी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। आप इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट इसे अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए डाउनलोड करके यूज़ में ले सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम UPI के थ्रू मैक्सिमम कितना अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 40,000 एंड ऑप्शन डी 1 लाख। तो UPI के थ्रू आप 1 लाख तक का ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 लाख तक का ट्रांसफर कर सकते हैं। What is the meaning of B in BFD in AEPS, यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर BFD में B का क्या मतलब है? ठीक है, तो देखते हैं हम ऑप्शन हमारे, A बायोमेट्रिक, B बेस्ट, C बाइनरी या D बैलेंस। तो जो हमारा इसका ऑप्शन होगा वो रहेगा हमारा B का मतलब होता है बेस्ट, यानी ऑप्शन B बेस्ट फिंगर डिटेक्शन हमारा इसका आंसर रहेगा। AEPS हम जानते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, यानी आधार के थ्रू हम अगर किसी भी तरह का पेमेंट करना चाहते हैं और हमारे बैलेंस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम AEPS वाली सर्विस का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमारे पास कोई मोबाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके जो भी एरिया है वहाँ पे अगर कोई ई-मित्र सेंटर है तो वहाँ पे जाके आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मनी विड्रॉल कर सकते हैं, आपका बैलेंस चेक कर सकते हैं आपके अकाउंट में क्या है क्या नहीं है। इसी के अंदर एक टर्म आती है BFD, यानी बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, यानी आपके जो भी फिंगर्स हैं उनमें से जो भी आपकी सबसे बेस्ट फिंगर्स यूज़ में ली जा सकती है इस प्रोसेस के लिए, उसका डिटेक्शन हमारा BFD के थ्रू किया जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+Shift+T, Ctrl+J, Ctrl+Shift+J या नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए आपकी रहेगी Ctrl+Shift और J। उससे क्या होगा, आपकी जो भी लिब्रे ऑफिस की विंडो है वो फुल स्क्रीन पर चल जाएगी। तो इसका एक बार हम प्रैक्टिकल करके भी देख ही लेते हैं कि किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+J आप लोग जानते हैं जस्टिफाई की है, और Ctrl+Shift+T हमारा जो भी हमने रिसेंटली कोई टैब क्लोज करा है अगर हम उसे वापस ओपन करना चाहते हैं ब्राउजर पर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+T। तो अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार Ctrl+Shift और J का। हमने लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन कर लिया है। अगर हम यहाँ पे करते हैं Ctrl+Shift+J, तो देखिए जो भी हमारी स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन के ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ 500 नोट इन टुडे? आज के टाइम में जो हमारा 500 का नोट होता है उसकी साइज क्या है? A 66 × 150 मिलीमीटर, या B 66 × 500 मिलीमीटर, या C 66 × 100 मिलीमीटर, या D 66 × 142 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा, 66 × 150 मिलीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 500 के नोट का कलर क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द कलर ऑफ द नोट इज स्टोन ग्रे। स्टोन ग्रे नाम का आपका ये होता है 500 का नोट। केवल 500 का ही नहीं, आपसे
क्वेश्चन में किसी भी नोट के बारे में पूछा जा सकता है, 10, 20, 50, 100, 500, 200, 2000। तो इन सब के आपको साइजेस एंड इनके कलर पता होने चाहिए कि क्या इनकी साइजेस और क्या इनके कलर है। व्हेन डिजी लॉकर वाज लॉन्च्ड, यानी डिजी लॉकर कब लॉन्च किया गया? जुलाई 2016, जुलाई 2017, जुलाई 2015, जुलाई 2018। तो ऑप्शन सी हम आपका करेक्ट हो जाएगा, जुलाई 2015। अब हम देखते हैं कि डिजी लॉकर आखिर है क्या। डिजी लॉकर इज एन इंडियन डिजिटाइजेशन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर जो हमारे मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है माइटी, उसके थ्रू एक एप्लीकेशन बनाई गई है डिजी लॉकर। ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है ये हमें डिजिटाइजेशन की। अब उसमें क्या क्या होता है वो हम इस सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं। डिजी लॉकर प्रोवाइड्स एन अकाउंट इन क्लाउड टू एवरी आधार होल्डर, यानी ये क्या कर रहा है, हर आधार होल्डर को एक अकाउंट प्रोवाइड करवा रहा है टू एक्सेस authentic document certificates such as driving license, vehicle registration, academic mark sheet in digital format from the original issuers of these certificates। यानी जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन से, या जो भी हमारे एकेडमिक की मार्कशीट्स हैं, उनका डिजिटल फॉर्मेट के रूप में हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड पे। यानी क्लाउड यानी वर्चुअली डेटा हमारा वहाँ पे स्टोर रहेगा। आपके सारे सर्टिफिकेट्स जिस भी डिपार्टमेंट ने इशू करवाए उसके थ्रू वहाँ पे क्या करवा दिए जाएंगे, आपके पोस्ट कर दिए जाएंगे, यानी स्टोर करवा दिए जाएंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स 1 GB स्टोरेज स्पेस टू ईच अकाउंट टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ लेगेसी डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें 1 GB तक डेटा स्टोर करने तक की स्टोरेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है कौन? डिजी लॉकर। ये हमारे गवर्नमेंट के थ्रू डिज़ाइन किया गया एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। आप अपने किसी भी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे स्टोर करके सेफली रख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे। Which of the following is the type of software that has self-replicant software that causes, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि अपनी खुद की जो कॉपीज है वो कौन सा सॉफ्टवेयर हमारा बनाता है। वायरस यहाँ पे बनाया जाता है। ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स के रूप में जाने जाते हैं, जैसे वायरस, ट्रोजन हॉर्स, बोट वॉर्म। ये सारे हमारे मैलिशियस प्रोग्राम हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे कंप्यूटर को पूरा डिस्टर्ब करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछा है कि अपनी खुद की मल्टीपल कॉपीज कौन बना रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी वॉर्म, ये हमारा इस तरह का वायरस है जो कि खुद की मल्टीपल कॉपीज हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्रिएट करता है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि वायरस क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, बोट क्या होता है, वॉर्म क्या होता है। मैलिशियस प्रोग्राम तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को खराब करने के लिए, उसके डेटा को एक्सेस करने के लिए बनाए गए होते हैं। अब हम जो टॉपिक्स हमारे इस क्वेश्चन में आए थे उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे वायरस क्या है। अ कंप्यूटर वायरस इज अ काइंड ऑफ मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम which when executed replicates itself and inserted its own code which spreads a harmful virus in the system. This computer virus ultimately affect the functioning and the programming of the device. वायरस क्या करता है, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मे भी क्वेश्चन में आ जाए, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या एक तरह का मैलिशियस प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करके हमारे हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी फंक्शन और उसके प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से डिस्टर्ब करता है, उसके कई प्रोग्राम्स पे इफेक्ट करता है, उन्हें प्रॉपर वे में रनिंग चलने नहीं देता। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज हिडन इन एन इनोसेंट लुकिंग ईमेल अटैचमेंट और फ्री डाउनलोड। व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द ईमेल अटैचमेंट और डाउनलोड्स द फ्री प्रोग्राम, द मेलवेयर hidden inside is transferred to the user's computing devices. Once inside, the malicious code can execute it whatever task the attacker designed it to carry out. यानी ट्रोजन हॉर्स हमारा इस तरीके का एक वायरस है, यानी मैलिशियस प्रोग्राम है जो थोड़ा इनोसेंट है, जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं कर, ज़्यादा हम पूरे सिस्टम को हार्म नहीं करता। बस जो भी हमारे पास एक अनऑथराइज साइट से मेल आती है, उनके जो भी अटैचमेंट होते हैं उनके थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री कर लेता है, डाउनलोड हो जाता है, और जो भी इसके लिए डिज़ाइन किया गया है, इसके जो भी ओनर है उनके द्वारा जो भी डिज़ाइन किया गया होता है प्रोग्राम या एग्जीक्यूट करने वाला जो भी वर्क होता है, उस पर ही ये क्या करता है, अटैक करता है और इन्फॉर्मेशंस को अपने अटैकर तक उस तक सेंड करता है। फिर आता है हमारा बोट। अब बोट शॉर्ट फॉर रोबोट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क थ्रू रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और RPA. Bots work by automatically going through a set of instructions and they carry out tasks and processes much faster, more accurately and at a higher volume than it would otherwise take humans. ये बोट जैसा कि नाम से पता चल रहा है रोबोट,
इसमें जो वर्क किया जाता है वो रोबोटिक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। जिस तरह रोबोट अपने अकॉर्डिंग सारे वर्क करते हैं, उसी तरह ये जो मैलिशियस प्रोग्राम है वो भी क्या करता है, ऑटोमेटिक जो भी इसको बताया गया है, इंस्ट्रक्शन इसको दिए गए हैं उनके लिए वर्क करता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी टास्क इसको दिए गए उनके लिए प्रोसेस करता है और स्पीडली हमारे डेटा को खराब करने या उसको जो भी कहीं भी जो भी इसके ओनर है उन तक भेजने का काम क्विकली प्रोसेस में करता है। और ये ह्यूमंस की तुलना में बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या करेगा, आपके डेटा को ज़्यादा अमाउंट पर इसका जो भी पर्सन है जिसने इसे बनाया उस तक पहुंचाने का काम करता है। फिर आता है हमारा वर्म। कंप्यूटर वर्म इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट स्प्रेड्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। वर्म एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर्स में क्या करता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता जाता है और हर एक प्रोग्राम को इफेक्ट करने की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो देखा जाए तो ये सभी हमारे ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे सिस्टम को हार्म करने के लिए, उसका डेटा चोरी करने के लिए, अनऑथराइज तरीके से हमसे मनी एक्सेस करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लैंग्वेजेस उमंग ऐप सपोर्ट? 11, 9, 13 एंड 10। यानी उमंग ऐप हमारी कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उमंग ऐप हमारी 13 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। अब उमंग ऐप क्या है? उमंग देखिए हमारे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट की बहुत सी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो हमारा EPFO से रिलेटेड क्यों ना हो, हमारा कोई भारत गैस से रिलेटेड क्यों ना हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट की सर्विसेज है उनका यूज़ हम उमंग ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है यूनिफाइड, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये इंपॉर्टेंट है, सभी की कॉपी में नोटेड होनी चाहिए कि उमंग ऐप की क्या एप्लीकेशन फुल फॉर्म है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस is a mobile app, a digital India initiative of Ministry of Electronics and Information Technology by the Government of India for access to central and state government services. The app supports 13 languages and is also available for Android, iOS and Windows। यानी Windows, Android और iOS के लिए हम इस उमंग ऐप का यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे 13 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। इसे बनाया किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIT के थ्रू क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जो कि क्या कर रहा है, कई सेंट्रल की और स्टेट की जो भी हमारे सर्विसेज है गवर्नमेंट से रिलेटेड उनका यूज़ करने की फैसिलिटी इस पर्टिकुलर हमारे एप्लीकेशंस में हमें प्रोवाइड करवा रहा है। कंटिन्यू करते हैं आगे। व्हाट इज़ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि DBT की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है? कैश डिस्काउंट ऑन आइटम, किसी आइटम पर कैश डिस्काउंट देना। रेमिटेंस थ्रू बैंक, यानी बैंक से थ्रू कुछ भी आप तक भेजना। और थर्ड आता है हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी ऑफ सोशल बेनिफिट सब्सिडी। यानी कोई भी अगर सोशल बेनिफिट्स और सब्सिडी है तो वो डायरेक्ट किसी भी पर्सन के को ट्रांसफ़र करना, बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करना जो उसका लाभदायक पर्सन है, या इनमें से कोई नहीं। तो DBT का यहाँ पे जो आपका मतलब है वो रहेगा आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी ऑफ सोशल बेनिफिट सब्सिडी। यानी किसी भी बेनिफिट्स और सब्सिडी को डायरेक्ट किसी पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करना, वो हमारा DBT के अंडर में आता है। यानी गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट कोई भी सर्विसेज यानी मनी हमारे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर ब्राउज द इंटरनेट इन अ सिस्टमेटिक मैनर? यानी इंटरनेट का कौन सा सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टमेटिक तरीके से जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसे हमें प्रॉपर वे में, मैनर में, सिस्टमेटिक तरीके से शो करवाता है। किस मेथड के थ्रू? वेब क्रॉलर के थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू या सर्च एल्गोरिथम के थ्रू? तो यहाँ पे जो हमारा वेब क्रॉलर है वो हमारा यूज़ में लिया जाता है सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी हम इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, उसे सिस्टमेटिक मैनर में हमें शो करवाने की प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है। वेब ब्राउज़र के बारे में आप जानते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा जो भी हम ब्राउज करना चाहते हैं उसकी डिटेल हम वेब ब्राउज़र के थ्रू ही देख पाते हैं हमारे सिस्टम पे। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, जो भी आपने सर्च करा है उसे एक इंडेक्स के फॉर्मेट में आपको शो करवाने के लिए हम इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सर्च एल्गोरिदम्स, यानी कुछ एल्गोरिदम्स यानी कुछ कीवर्ड्स के थ्रू ही हम क्या करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स न्यूमेरिक स्टेटमेंट्स इनटू एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। यानी ऐसा कौन सा हमारा प्रोग्राम है जो हमारे न्यूमेरिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है असेंबलर, एक हमारा ऑप्शन है पोर्टेबल
सी है इन्फॉर्मेशन या डी है हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट्स आप जानते हैं पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, कोई भी एक फॉर्मेट वो टेम्पलेट कहलाता है। इन्फॉर्मेशन कोई भी हमारी डिटेल्स होती है उनके बारे में बताना इन्फॉर्मेशन। पोर्टेबल यानी मूवेबल कोई भी हमारा प्रोडक्ट होता है, आइटम होता है, वो हमारा पोर्टेबल कहलाता है। असेंबलर एक हमारा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारा जो भी हमारे निमोनिक स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा असेंबलर। जो भी हमारा सोर्स कोड होता है, जो भी हमने टेक्स्ट लिखे होते हैं, जो भी हमारे कोड्स लिखे होते हैं, सपोज ऐड नाम का एक हमने टेक्स्ट लिखा है, हमने न्यूमेरिक कोड लिखा है स्टेटमेंट, उस असेंबलर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा किस में, बाइनरी मशीन लैंग्वेज में, यानी मशीन जिस अकॉर्डिंग समझ सके उस लैंग्वेज में क्या करेगा, ये ट्रांसफर करवाएगा, ठीक है। यानी जो भी हमारे कोड्स लिखे होंगे, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मान लीजिए आपके किसी भी तरह के मल्टीप्लिकेशन का कोई आपने कोड लिखा है, अगर मान लीजिए सपोज, उन कोड्स को क्या करता है असेंबलर ट्रांसफर करवाता है किसमें, बाइनरी फॉर्मेट में, यानी कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझ सकता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डेवलप्ड टेलीग्राम, टेलीग्राम किसने डेवलप किया, केविन एस्टन ने, पावेल डुरोव ने, केविन सिस्ट्रॉम ने या रेड हॉफमैन ने, यानी किसने टेलीग्राम को डेवलप किया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। टेलीग्राम आप जानते हैं किस तरह का एप्लीकेशन है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे हम कई तरह के ग्रुप्स बना सकते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स हो, पोल्स हो, उनका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे नॉलेज हमारी इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पावेल डुरोव एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने टेलीग्राम को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन मीन्स इन उमंग ऐप। उमंग ऐप की मैंने आपको पहले ही फुल फॉर्म बता दी है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एन का मतलब पूछा जा रहा है, यानी उमंग की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपसे यू भी पूछा जा सकता है, एम भी पूछा जा सकता है, ए भी पूछा जा सकता है, एन भी पूछा जा सकता है और जी भी पूछा जा सकता है उमंग ऐप के नेम में से। तो यहाँ पे आप जानते हैं हमारे उमंग ऐप में न्यू, एन का मतलब था न्यू एज, ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो एन का मतलब हो गया न्यू एज, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एम कवच। एम कवच क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऐप है, ई गवर्नेंस सर्विस है या फिर डिजिटल पेमेंट है। देखिए एम कवच नाम से पता चल रहा है, एम यानी मोबाइल, मोबाइल यानी कवच, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जो कि आपके मोबाइल को कई तरह के हैकर से प्रोटेक्शन देता है, कई तरह के अनऑथोराइज्ड एक्सेस से आपके मोबाइल को प्रोटेक्शन देता है। तो ये एक तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आप यूज में ले सकते हैं अपनी डिवाइस के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, मोबाइल ऐप है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है एम कवच स्मार्टफोन सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर एंड्रॉइड डिवाइस। थ्रू द ऐप वन कैन ऑल्सो एड्रेस मेलवेयर थ्रेट्स दैट ट्राई टू स्टील पर्सनल डेटा एंड क्रेडेंशियल, यानी आपके डेटा या क्रेडेंशियल को कोई अगर चोरी करना चाहता है, ऐसे प्रोग्राम से जो कि आपके कंप्यूटर आपके मोबाइल को खराब करना चाहते हैं, है ना, तो उनसे आपके मोबाइल को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके अपने मोबाइल के लिए यूज में ले सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं, व्हाट इज उबंटू टच। उबंटू टच क्या है, मोबाइल फोन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है या नन ऑफ द अबव है। उबंटू टच, देखिए आप अगर थोड़ा सा माइंड पे फोकस करें, थोड़ा सा जोर दे, तो देखिए टच से भी आप क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप उबंटू तो जानते ही है जैसे कि आपका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह उबंटू टच बनाया गया आपके मोबाइल में। अगर आप उबंटू से रिलेटेड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका उबंटू टच बनाया गया है। अब है क्या ये, उबंटू टच इज अ मोबाइल वर्जन of the Ubuntu operating system being developed by the UBport community, यानी UBport community के थ्रू हमारा एक इस तरह की एप्लीकेशन बनाई गई है जो हमारे मोबाइल वर्जन्स के लिए बनाई गई है ना। आप अगर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना चाहे जो उबंटू से रिलेटेड है तो आप उबंटू टच का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स यूजर इंटरफेस इज रिटर्न इन Qt and is designed primarily for touch screen mobile devices such as smartphone and tablet computers, but the original goal of governance was intended to bring Ubuntu Touch to laptops, desktops, IoT devices and TVS for a complete unified user experience। वैसे तो हम मोबाइल में इसका यूज़ कर सकते हैं, बट जो इसका ओरिजिनल गोल है इसको बनाने का गवर्नमेंट का, वो ये है कि आप उबंटू टच को अपने लैपटॉप में हो गया, डेस्कटॉप में हो गया, IoT जो डिवाइसेस होती है, टीवीज हो गए, उनके अंदर इसको यूज़ में ले, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी यूज़र का जो इंटरफेस होता है इस OS के थ्रू वो बहुत अच्छे तरीके से उन्हें मिल सके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUUP। NUUP की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, नेशनल USSD प्लेटफॉर्म, बोथ या नन ऑफ द अबव।
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUUP, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। USSD का आप नेम जानते ही हैं, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका फुल फॉर्म होता है। उसी के साथ साथ NUUP, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं और क्या डिटेल है। नेशनल यूनिफाइड USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, देखिए दोनों जो फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है, NUUP की भी और USSD की भी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। The NUUP service is a USSD based mobile banking service from NPCI using which financial or non-financial transactions can be done using mobile phone without mobile internet connection। अगर आप मोबाइल में बिना इंटरनेट कनेक्शंस के भी कोई भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज या ट्रांजेक्शन्स का यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आप NUUP सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं। ये हमारी USSD पर बेस्ड होती है। USSD जैसे आप जानते हैं, जैसे आपके मोबाइल के कोड के थ्रू आप कोई भी ट्रांजेक्शन या अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देखना चाहते हैं तो वो हमारी USSD सर्विस के थ्रू ही हमें मिलती है। दिस सर्विस इज पॉपुलराइज्ड एज *99# बाय NPCI, यानी NPCI इसको मेंटेन करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी इस डिपार्टमेंट के थ्रू इस सर्विस को मेंटेन किया जाता है। तो आप सब समझ गए, अगर बिना इंटरनेट के आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल किसी भी तरह की वर्किंग देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप USSD सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन सेंस, कैलिबरी या न्यू टाइम्स रोमन, इनमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होती है, ऑप्शन है आपका करेक्ट ए, लिबरेशन सेरिफ, इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे फॉन्ट नेम रहता है वो हमारा यही रहता है, स्टाइल जो रहती है वो हमारी लिबरेशन सेरिफ की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाइट हेड हैकर एंड ब्लैक हैट हैकर्स आर नोन। आपके व्हाइट हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? एथिकल हैकर्स कहलाता है, अनएथिकल हैकर्स कहलाता है, ग्रे हैट हैकर्स कहलाता है, नन ऑफ दिस अबव। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ग्रे हैट हैकर्स। देखिए जो हैकर्स होते हैं वो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम हैकर्स के बारे में, हैकर्स क्या होते हैं, एक तरह से आपके डिवाइस को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना चाहते हैं और उसकी जो भी डिटेल्स हैं उनको अपने अंडर में लेकर आपसे मनी की डिमांड भी कर सकते हैं और आपका जो डेटा है उसका भी मिसयूज कर सकते हैं। तो ये हैकर्स होते हैं। बट हैकर्स में भी हमारे दो तरीके के हैकर्स होते हैं, एक तो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं और एक ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं वो थोड़े अच्छे होते हैं, यानी उनका यूज़ जैसे अगर कोई मिस्टेक हो रही है, जैसे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे अगर किसी सिस्टम में कोई एरर आ गया है तो उसे करेक्ट करने के लिए हम व्हाइट हैट हैकर्स का यूज़ करते हैं। जबकि ब्लैक हैट हैकर्स चुपके से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कि हमारे डिवाइसेस को हार्म करने के लिए, हमसे अनऑथराइज तरीके से मनी की डिमांड करने के लिए, हमारे डेटा को चेंज करने के लिए, मिसयूज़ करने के लिए अपनी जो हैकिंग है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये होते तो बेसिकली प्रोग्रामर ही है जो बहुत ही अलग तरीके के प्रोग्राम्स बनाते हैं जिससे आपके डिवाइस को हार्म किया जाए। अब यहाँ पे बात आई थी आपके ग्रे हैट हैकर्स की। ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स एंड व्हाइट हैट हैकर्स के बीच ग्रे हैट हैकर्स भी होते हैं। ग्रे हैट हैकर्स को हाइब्रिड हैकर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भी किसी तरह का कॉम्बिनेशन, दो या दो से अधिक का किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम एक तरह से हाइब्रिड रूप से जानते हैं। तो यहाँ पे भी जब दो हैकर्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये हमारे हाइब्रिड हैकर्स भी कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। तो ग्रे हैट हैकर्स किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, भले ही उनके पास सिस्टम की सुरक्षा का परीक्षण करने की अनुमति ना हो, लेकिन वे कभी भी धन की चोरी नहीं करेंगे या सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी ये अटैक तो कर सकते हैं सिस्टम पे ये डिटेल देखने के लिए, बट ये किसी तरह की डिमांड आपसे नहीं कर सकते, ना ही आपके सिस्टम का जो भी रिकॉर्ड है उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ग्रे हैट हैकिंग को कभी कभी कानूनी रूप से कार्य किया जाता है और कभी कभी नहीं, यानी इन्हें हम दोनों तरीके से यूज में ले जाते हैं। कब लीगली रूप से भी हम इनका यूज कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते, यानी बहुत दोनों तरीके की क्वालिटीज इनके अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 24, मिनिमम अमाउंट इन RTGS कैन बी ट्रांसफर। RTGS के थ्रू कितना मिनिमम अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं? 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख, नो लिमिट। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। RTGS के थ्रू आप 2 लाख तक की मनी मिनिमम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब RTGS का मतलब क्या है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें RTGS की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि रियल टाइम में ये अमाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या कर देता है, ट्रांसफर
कर देता है। फिर भी हम देख लेते हैं इसमें क्या डिटेल लिखी गई है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम्स आर स्पेशलिस्ट फंड्स ट्रांसफर सिस्टम where the transfer of money or security takes place from one bank to any other bank ऑन अ रियल टाइम एंड ऑन अ ग्रॉस बेसिस, यानी आपके रियल टाइम में मनी को, वही जो मैंने बताया आपको, ट्रांसफर करने के लिए हम आरटीजीएस जो हमारे बैंक्स के थ्रू सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसका यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्रेडिट कार्ड वाज इन्वेंटेड बाय, यानी क्रेडिट कार्ड किसके थ्रू बनाया गया है? चार्ल्स बेबेज के थ्रू बनाया गया है, जॉन बेगिस के थ्रू बनाया गया है, या चार्ल्स हल के थ्रू बनाया गया है? इनमें से किसी के थ्रू नहीं बनाया गया। तो क्रेडिट कार्ड हमारा जो बनाया गया है वो ऑप्शन नंबर बी जॉन बेगिंस के थ्रू बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं जैसे कि आपके पास एक प्लास्टिक मनी होती है, उसे हम क्रेडिट कार्ड के रूप में जानते हैं, क्योंकि आपके पास एक कार्ड होता है, उस कार्ड के थ्रू क्या करते हैं आप कहीं भी किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो वो किसके थ्रू बनाया गया वो इंपॉर्टेंट है, जॉन बेगिंस के थ्रू बनाया गया है। आगे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है क्रेडिट कार्ड और डिजिटल पेमेंट वालों का, तो हम उसके और डिस्कस भी इनमें कर लेंगे। कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डिजी लॉकर ऐप प्रोवाइड्स स्टोरेज स्पेस। हाँ, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो मैंने अभी पहले भी इसमें बताया था कि डिजी लॉकर हमें कितनी स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करवाता है, 2 GB, 1 GB, 20 GB, 15 GB। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 GB सर्विस हमें प्रोवाइड करवाता है। द इंडियन रुपी सिंबल आर ऑफिशियली अडॉप्टेड इन, जो इंडियन रुपी सिंबल है आर, उसको ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया है? 2009 में, 2010 में, 2012 में, 2015 में। तो ऑप्शन हो जाएगा 2010। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2010 में हमने इस सिंबल को अडेप्ट किया है हमारे रुपए के रूप में। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। साइन इज द करेंसी सिंबल फॉर द इंडियन रुपीज, द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया। ये हमारा ऑफिशियल करेंसी के सिंबल के रूप में यूज में लिया गया है। डिजाइन बाय डी उदय कुमार। इट वाज प्रेजेंटेड टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जुलाई 2010 फॉलोइंग इट्स सिलेक्शन थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिशन अमंग इंडियन रेजिडेंट। ठीक है, ये हमारा देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि जो रुपए का सिंबल है वो किसके थ्रू डिज़ाइन किया गया है? उदय कुमार के थ्रू डिज़ाइन किया गया है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पब्लिश किया गया है, प्रेजेंट किया गया, वो 15 जुलाई 2010 को पब्लिश किया गया था। और इस सिंबल का यूज़ हमारी करेंसी के लिए उसके बाद से यूज़ में लेने लगे। बिफोर इट्स अडेप्शन द मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल फॉर द रुपए व RSRE or in text in Indian languages and appropriate abbreviation in the language used। इस सिंबल के अडॉप्शन से पहले, यानी इसको अडॉप्ट करने से पहले हमारा जो रुपए को हम रिप्रेजेंट करवाते थे वो RSRE से रिप्रेजेंट करवाते थे और जो भी इंडियन लैंग्वेजेस होती थी उसके अकॉर्डिंग इसे रिप्रेजेंट किया जाता। इसके आने के बाद हम इस सिंबल का यूज़ हमारी करेंसी के लिए लेने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, UPI वॉज लॉन्च्ड बाय। UPI किसके थ्रू लॉन्च की गई है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और D, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके तो UPI को किसने लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके थ्रू क्या किया गया है? हमारे UPI को लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे कि हमारी USSD की थी। UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू हम इंस्टेंटली क्या करते हैं, रियल टाइम में पेमेंट कर सकते हैं। जिसके थ्रू आपके मोबाइल के थ्रू कोई भी अपनी आईडी क्रिएट करके आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। द इंटरफेस फैसिलिटीज इंटर बैंक पीयर टू पीयर एंड पर्सन टू पर्सन मर्चेंट ट्रांजेक्शन। इसमें आप इंटर बैंक पीयर टू पीयर भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन भी इसके थ्रू UPI के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी शॉप पे जाए या कहीं भी जाए, आप इजी वे में अपनी UPI ID के थ्रू क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। It is used on mobile device to instantly transfer funds between two banks account। टू बैंक अकाउंट में अगर आप इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके लिए भी आप UPI का यूज़ कर सकते हैं। UPI को लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2016 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, यानी 11 अप्रैल 2016 में ये लॉन्च हुआ था। और सबसे पहले इसे गूगल के साथ, गूगल जो आपका अभी जीपे है उसके साथ कनेक्ट करके यूज़ में लिया गया था, जो कि आपका लॉन्च किया गया 25 अगस्त 2016 को।
ठीक है। तो अप्रैल से इसको जो किसी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया वो 25 अगस्त 2016 था, और वो हमारा गूगल के थ्रू लॉन्च किया गया था। और जो इसे सबसे पहले लॉन्च किया उसमें हमारे जो आरबीआई के गवर्नर उस समय के थे डॉक्टर श्री रघुराम जी राजन, उनके थ्रू इसे पब्लिश किया गया था सभी पर्सन्स के लिए। तो ये हमारी यूपीआई से रिलेटेड आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजुकी बाइज टायर्स बाय पीएमआरएफ, व्हाट विल बी दी रिलेशनशिप बिटवीन देम, इनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है? ए बी टू बी, बी टू सी, या सी टू सी, और नन ऑफ दीज अबव। देखिए इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये आपके ई कॉमर्स के ऑप्शंस के अंडर में आते हैं कि ई कॉमर्स जो आपके होते हैं ऑप्शंस उनमें कौन कौन से होता है। बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, सी टू सी यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर्स। इनके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स है, यानी दो बिजनेसमैन जब किसी तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी तरह के ट्रांसफर करते हैं वो हमारा बी टू बी के ऑप्शन में आता है। जब कोई बिजनेसमैन किसी कंज्यूमर के लिए कोई प्रोडक्ट अपने सेल करता है या ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आपका आता है बी टू सी के रूप में। हमारा सी टू सी यानी जहां दो कंज्यूमर आपस में किसी तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारा सी टू सी की कैटेगरी के अंडर में आता है। बिजनेसमैन करेंगे तो बी टू बी, बिजनेसमैन कंज्यूमर करेंगे तो बी टू सी, एंड कंज्यूमर किसी तरह का ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो हमारा सी टू सी की कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ पे बात हो रही है सुजुकी एंड पीएमआरएफ के थ्रू, ठीक है, एमआरएफ के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन रहेगा बी टू बी, यानी दो बिजनेस पार्टनर्स आपस में किसी तरह के खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं तो वो हमारा बी टू बी के ऑप्शंस के अंडर में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बी टू सी टू सी एंड बी टू बी के बारे में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द करेक्ट फार्मूला इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क का हमारा जो करेक्ट फार्मूला है वो क्या है? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।